एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम लोग रसिया और यूक्रेन के कन्फ्लिक्ट के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। आई होप आप लोगों को थोड़ा बहुत तो आइडिया होगा कि रसिया और यूक्रेन का कन्फ्लिक्ट क्या है, क्योंकि प्रेजेंट टाइम पर ये इतना ज़्यादा न्यूज़ में बना हुआ है। और सिर्फ न्यूज़ में नहीं, इसकी वजह से पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में बहुत हम कह सकते हैं बैड सिचुएशन बनी हुई है। वर्ल्ड 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। तो मैं आप लोगों को आज इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगी कि आखिर इनके बीच का कन्फ्लिक्ट है क्या और इनके कन्फ्लिक्ट का रीज़न क्या है। लेकिन इसके पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के करंट से जुड़े और भी वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे चैनल पर आप लोगों को एंशिएंट और मिडाइवल हिस्ट्री, इसके अलावा आर्ट एंड कल्चर का भी सिलेबस देखने को मिल जाता है। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को शुरू कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप लोग रसिया और यूक्रेन की पोजीशन देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पर। ये जो बड़ी कंट्री आप देख रहे हैं ये रसिया है और ये जो छोटी सी कंट्री है ये है यूक्रेन। तो रसिया जो कुछ भी कर रहा है या वो जितने भी स्टेप ले रहा है वो इस छोटी सी कंट्री यानी कि यूक्रेन को लेकर ही ले रहा है। तो हम लोग जानेंगे कि आखिर रसिया को यूक्रेन से ऐसे क्या फ़ायदा या फिर ऐसा क्या नुकसान हो रहा है जिसकी वजह से वो इस तरीके की सिचुएशन क्रिएट करने के लिए मजबूर हो गया है। तो चलिए हम लोग जान लेते हैं। ऐसा नहीं है कि रसिया और यूक्रेन का जो कन्फ्लिक्ट अभी आप लोग देख रहे हैं ये अभी का है। इसके पहले भी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट काफ़ी बार हो चुका है। 2014 में भी इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हुआ था, लेकिन उस टाइम एक एग्रीमेंट हुआ था जिसके बारे में मैंने वीडियो में बताया है। उसकी वजह से इनका कन्फ्लिक्ट जो है वो सॉल्व हो गया था। लेकिन प्रेजेंट टाइम पर ये जो सिचुएशन है यानी कि इनके बीच का जो कन्फ्लिक्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है कि अब वॉर की सिचुएशन क्रिएट हो चुकी है। यानी कि इनके बीच में अब वॉर होने लगी है। रसिया ने यूक्रेन के ऊपर आक्रमण करना शुरू कर दिया है और ऐसा माना जा रहा है कि ये वर्ल्ड 3 की भी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है आने वाले कुछ टाइम में। तो वो हम देखते रहेंगे कि आगे क्या होगा। अभी हम लोग ये बात कर लेते हैं कि आखिर इसकी जो शुरुआत है वो प्रेजेंट टाइम में कब से हुई। तो रसिया ने क्या किया, उसने 24 फरवरी यानी कि कल के दिन यूक्रेन के ऊपर युद्ध करने की घोषणा कर दी थी। उसके पहले हम लोगों ने कुछ दिन पहले आप लोगों ने न्यूज़ सुना होगा कि 21 फरवरी को रसिया ने यूक्रेन के जो 2 एरिया हैं उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। तो यहीं से जो इनका कॉन्फ्लिक्ट है, जो इनका वॉर है, इनके बीच में जो वॉर है उसकी शुरुआत हो चुकी थी। यानी कि कॉन्फ्लिक्ट की शुरुआत तो काफ़ी टाइम पहले हो चुकी थी। बहुत टाइम से इनके बीच में विवाद चल रहा था। क्रीमिया का इशू भी हमने देखा था। उसके बाद अभी हमने कुछ टाइम पहले देखा था कि रसिया ने अपने बहुत सारी जो मिलिट्री है उनको क्रीमिया से निकाल कर यूक्रेन भेजने की तैयारी कर ली थी। तो इस तरीके की सिचुएशन रसिया बहुत टाइम से कर रहा था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में यानी कि उसने अपनी जो शुरुआत की है वो 21 फरवरी से की है। इस दिन उसने यूक्रेन के 2 एरियाज़ को इंडिपेंडेंट घोषित कर दिया था, यानी कि उनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया था। और उसके 3 दिन बाद यानी कि 24 फरवरी को उसने यूक्रेन के साथ युद्ध करना यानी कि वॉर करना भी डिक्लेयर कर दिया था। कुछ लोगों का ये भी मानना है कि रसिया ने ये 21 फरवरी से इसलिए स्टार्ट किया है क्योंकि इसके पहले आप लोगों को पता होगा कि चाइना में इस टाइम बीजिंग ओलंपिक्स चल रहे थे। तो कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि रसिया जो है वो बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म होने का वेट कर रहा था। यानी कि चाइना ने रसिया से ऐसा बोला था कि वो बीजिंग ओलंपिक्स ख़त्म होने का वेट करे, उसके बाद ही वो कुछ स्टेप ले, क्योंकि चाइना नहीं चाहता था कि रसिया के कुछ भी करने का असर उसके बीजिंग ओलंपिक्स पर पड़े। और हम लोगों ने देखा था कि 20 फरवरी को बीजिंग ओलंपिक्स जो है वो लास्ट डे था उनका, और 21 फरवरी से ही रसिया ने अपनी प्रोसेस जो है वो स्टार्ट कर
कर दी थी, यानी कि स्टेप्स लेना शुरू कर दिया था। अगर हम बात करें ये जो 2 एरिया हैं जिनको इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया है, इनके नाम अभी मैं आप लोगों को मैप में दिखाऊँगी। ये जो एरिया हैं ये रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करते थे और इन एरियाज़ को अभी तक रसियाज़ ऑक्यूपाइड एरियाज़ कहा जाता था। तो आप लोग देख सकते हैं मैप पर ये 2 एरियाज़ हैं जिन्हें रसिया ने अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। इनके नाम है डोनेट्स्क और लुनास्क। ये 2 एरिया हैं, ये रसिया के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। अब मैंने आप लोगों को बताया कि इन्हें रसियाज़ ऑक्यूपाइड एरिया कहा जाता है। तो ऐसा इन्हें क्यों कहा जाता था? उसका रीज़न है मिन्स्क एग्रीमेंट। ये जो एग्रीमेंट है वो रसिया और यूक्रेन के बीच में 2014 में हुआ था। जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, रसिया और यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट जो है वो 2014 में भी हुआ था। उस टाइम इनके बीच में एक एग्रीमेंट हुआ था जिसे मिन्स्क एग्रीमेंट कहते हैं, और 2014 में जो हुआ था उसे मिन्स्क एग्रीमेंट फर्स्ट कहते हैं। इस टाइम क्या था, इस टाइम इसके कुछ प्रावधान रखे गए थे, लेकिन वो प्रावधान कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे। इसके प्रावधानों में ये था कि जितने भी इनके जेल में जो कैदी हैं उनकी अदला बदली रशिया से यूक्रेन में की जा सकती है। इसके अलावा जितनी भी जो मानवीय सहायता की ज़रूरत है उसकी आपूर्ति जो है वो रशिया करेगा, और भारी हथियारों की वापसी भी ये एक दूसरे देश में कर सकते हैं। लेकिन इसके जो प्रावधान थे वो कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं थे, इसीलिए ये जो एग्रीमेंट है वो बहुत ही जल्दी ख़त्म हो गया था, यानी कि ये एग्रीमेंट जो है वो टूट गया था। इसीलिए इसके नेक्स्ट साल ही यानी कि 2015 में मिन्स्क एग्रीमेंट सेकंड लाया गया, यानी कि इसे हम लोग दूसरा मिन्स्क समझौता कह सकते हैं। इसमें क्या है, थोड़े से प्रावधानों को चेंज किया गया था, यानी कि उस टाइम इनके जो कॉन्फ्लिक्ट वाले एरियाज़ थे उनमें जो इनके प्रावधानों के अनुसार उन एरियाज़ में जो भी लड़ाई हो रही थी, जो भी युद्ध हो रहा था, उनको समाप्त करने के लिए कहा गया था। और रसिया से ये कहा गया था कि उसके साथ ये जो 2 एरिया जो मैंने अभी आप लोगों को मैप में दिखाए वो बॉर्डर शेयर करते हैं या फिर सीमा साझा करते हैं, उनको रसिया जो है वो यूक्रेन को सौंप देगा। लेकिन रसिया जो है वो उनके साथ इसने एक और उसमें अपना स्टेटस ऐड कर दिया। उसने कहा कि वो इन दोनों एरिया को यूक्रेन को सौंप तो देगा, लेकिन वो उन्हें अलग से स्पेशल स्टेटस देगा, यानी कि जिस तरीके से हमारे जम्मू एंड कश्मीर को अभी तक स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था, उसी तरीके से इन 2 एरियाज़ को भी यूक्रेन में स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था। और ऐसा उन्हें दर्जा क्यों दिया गया था? क्योंकि उनके जो प्रेसिडेंट थे या फिर हम कह सकते हैं उनके जो प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने मिन्स्क एग्रीमेंट में रसिया के सपोर्ट किया था, यानी कि रसिया की तरफ से उन्होंने उस एग्रीमेंट में साइन किया था। इसीलिए रसिया ने उन लोगों से वादा किया था कि वो उन लोगों को हमेशा मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कराएगा, उनकी सुरक्षा की गारंटी लेगा, और उनको जितनी भी ज़रूरतें हैं वो सारी वो रसिया प्रोवाइड करवाएगा। लेकिन प्रेजेंट टाइम में रसिया ने क्या किया, मिन्स्क एग्रीमेंट के जितने भी प्रावधान थे, यानी कि इन दोनों एरियाज़ को स्पेशल स्टेटस का दर्जा दिया हुआ था, उनकी सुरक्षा, वहाँ पे शांति व्यवस्था बनाए रखना, बाकी सारे जो भी रसिया अभी तक करता था उनको मानने से रसिया ने अब इनकार कर दिया है। यानी कि रसिया ने मिन्स्क एग्रीमेंट को नल एंड वॉइड करार दे दिया है, और रसिया जो है उसने इन दोनों एरियाज़ को अब इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है। तो हम कह सकते हैं ऐसा रसिया ने यूक्रेन पर दबाव बनाने के लिए किया है, क्योंकि पहले जो वो 2 एरिया थे वो वैसे पॉलिटिकली अगर हम देखें तो वो यूक्रेन का पार्ट हुआ करते थे, पर रसिया ने अब उन्हें इंडिपेंडेंट डिक्लेयर कर दिया है, यानी कि अब वो यूक्रेन का पार्ट नहीं है, अब वो जो है वो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गए हैं। तो इन सबको देखते ही यानी कि रसिया ने क्या किया, वो वहाँ पर अपनी मिलिट्री को भी भेज दी, युद्ध करना भी शुरू कर दिया। इसमें अमेरिका का स्टैंड हम पहले जान लेते हैं। इंडिया के बारे में जानने से पहले अमेरिका जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है, और अमेरिका का कहना है कि अगर रसिया जो है वो यूक्रेन के साथ युद्ध करेगा तो अमेरिका जो है वो रसिया के अगेंस्ट खड़ा हुआ दिखाई देगा, यानी कि अमेरिका USA जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता हुआ दिखाई दे रहा है। पर रसिया का कहना ये है कि अगर कोई भी बाहर की कंट्री ने यूक्रेन को सपोर्ट करना चाहा तो रसिया जो है वो उसके ऊपर न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग करेगा। तो इससे बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वॉर की सिचुएशन जैसा क्रिएट होता हुआ नज़र आ रहा है। इन सबको देखते हुए ही
यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने हमारी कंट्री यानी कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को उनसे आग्रह किया, उनसे बात की और उनसे कहा कि वो रसिया के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन जो हैं उनसे बात करें, उनसे युद्ध विराम यानी कि सीज़ फायर करने के आग्रह करें, रिक्वेस्ट करें, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं यानी कि नरेंद्र मोदी जी जो हैं उनके रसिया के प्रेसिडेंट यानी कि व्लादिमीर पुतिन के साथ बहुत अच्छे रिलेशन हैं और अगर ये कहेंगे तो हो सकता है रसिया जो है वो इनकी बात माने। पर और इन्हीं के कहने पर हमारे जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने रसिया से युद्ध विराम यानी कि सीज़ फायर करने के बारे में बात की, लेकिन रसिया ने उनकी बात नहीं मानी और अभी तक जो है वो वहाँ पर युद्ध करता जा रहा है। बहुत ज़्यादा बुरी कंडीशन बन चुकी है, पता नहीं आगे वाले टाइम में क्या होने वाला है। कहीं फिर से वर्ल्ड वॉर 3, अभी तक 2 वर्ल्ड वॉर हो चुकी हैं, कहीं वर्ल्ड वॉर 3 ना हो। वैसे तो ज़्यादातर अभी की जो सिचुएशन देखकर यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 हो सकता है। अगर हम बात करें वहाँ पर हमारी कंट्री के यानी कि इंडिया के भी बहुत सारे जो लोग हैं वो यूक्रेन में फंसे हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ ने यूक्रेन से अपने लोगों को वापस बुला लिया था, लेकिन हमारी कंट्री ने अभी तक नहीं बुलाया था। पर अभी हमारी कंट्री ने बुलाने की कोशिश की, लेकिन अभी वो वापस बुला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी इंडिया की जो एयरलाइंस है जिसका नाम इंडियन एयरलाइंस है उसको यूक्रेन में भेजा था, यूक्रेन में जितने भी भारत के लोग रहते हैं उनको वापस लाने के लिए। लेकिन यूक्रेन में अभी सारे जो हवाई अड्डे हैं वो बंद हो चुके हैं, इसी वजह से इंडियन एयरलाइंस हवाई जहाज़ को वापस खाली लौटना पड़ा, यानी कि बीच रास्ते से ही लौटना पड़ा। अब हमारी कंट्री के जो लोग हैं वो वहीं पर फंसे रह गए हैं, वो अभी तक हमारी कंट्री में वापस नहीं आ पाए हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें हमारी कंट्री जो है उसने देर कर दी, उन्हें पहले ही अपने लोगों को वहाँ से बुला लेना चाहिए था, लेकिन अभी तक नहीं बुला पाया है। अब पता नहीं वहाँ पर क्या कैसी सिचुएशन होगी, तो आने वाले टाइम में आप लोगों को सारी न्यूज़ मिलती रहेगी, आगे जो भी सिचुएशन होगी उन सब के बारे में मैं आप लोगों को बताती रहूँगी। अब हम लोग आगे देख लेते हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट अभी इनके बीच में हो रहा है उसका रीज़न क्या है, यानी कि इतना ज़्यादा रसिया जो है वो इतने ज़्यादा ऐसे स्टेप्स उठा रहा है, उसका रीज़न आखिर है क्या। तो इसके 3 रीज़न बताए जा रहे हैं और ऐसा माना जा रहा है कि रसिया को इन 3 रीज़न्स की वजह से डर है। तो अब पहला जो रीज़न है वो है नाटो का, उसके बारे में हम अभी डिटेल में देखेंगे। दूसरा जो रीज़न है वो है ब्लैक सी का रीज़न और तीसरा जो रीज़न है वो है नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। अब हम लोग इनको डिटेल में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग नाटो के बारे में बात कर लेते हैं। नाटो जो है वो पहले आप लोगों को याद होगा कि रसिया का जो है वो उसके पहले यूएसएसआर हुआ करता था, और जो भी आप लोगों ने देखा होगा बाद में यूएसएसआर का विघटन हुआ, उसके बाद रसिया बना, तो उस टाइम पर ही नाटो भी बनाया गया था। नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है। तो रसिया के जितने भी यानी कि यूएसएसआर के जितने भी अलग कंट्रीज़ हुई थी जिनसे अलग होकर रसिया बना था, यानी कि यूएसएसआर का विघटन होकर जितनी भी कंट्रीज़ बनी थी, तो उनमें से ज़्यादातर जो कंट्रीज़ हैं वो अब नाटो का मेंबर बन चुकी हैं। अभी कुछ टाइम पहले हम लोगों ने देखा था कि क्रीमिया का जो इशू था, यानी कि क्रीमिया भी अब नाटो का मेंबर बन चुका है, और अब जो यूक्रेन है वो भी नाटो का मेंबर बनने वाला है। तो रसिया को इसी बात की चिंता है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाता है तो रसिया के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हो जाएंगी आने वाले टाइम में, क्योंकि यूक्रेन जो है वो बिल्कुल रसिया के बॉर्डर पर ही पड़ता है। और नाटो का ऐसा रूल है कि अगर नाटो के किसी भी एक मेंबर कंट्री को कुछ भी हुआ, यानी कि किसी भी कंट्री ने उसके ऊपर कोई भी हमला या युद्ध करने की कोशिश की, तो नाटो की सारी मेंबर कंट्रीज़ जो हैं वो एक साथ आ जाती हैं और फिर बहुत ज़्यादा युद्ध की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो जाती है। इसीलिए रसिया को ये डर है कि आने वाले टाइम में अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बन जाता है तो रसिया के लिए डिफ़िकल्टी हो जाएगी। फिर रसिया के जो 2 स्पेशल स्टेटस वाले जो
एरिया थे, अभी मैंने आप लोगों को दिखाए यूक्रेन में, उनसे भी रसिया को कोई फ़ायदा नहीं हो पाएगा। रसिया ने वहाँ पर जितना भी अभी तक अपना जो विस्तार किया है, अपना जितना भी खर्चा किया है, वो सब भी उसका वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि वो अभी तक यूक्रेन का पार्ट हुआ करते थे। हालाँकि इसके लिए रसिया ने अब स्टेप लिया है और उन 2 एरिया को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। तो इसीलिए रसिया को इस बात का बहुत ज़्यादा डर है कि अगर यूक्रेन भी नाटो का मेंबर बन जाएगा तो रसिया के लिए बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग नेक्स्ट रीजन के बारे में बात कर लेते हैं। उसके पहले आप लोग ये देख सकते हैं, ये जो भी कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये नाटो का पार्ट है। बाकी सारी ये जो कंट्रीज़ हैं, ये वाली जो कंट्रीज़ आप लोग देख रहे हैं, ये पहले रसिया यानी कि यूएसएसआर का पार्ट हुआ करती थी। इनमें क्रीमिया भी बाद में ऐड हो गया था। अभी सिर्फ यूक्रेन जो है वो बचा है, लेकिन अब यूक्रेन भी जो है वो नाटो का मेंबर बनने वाला है। इसीलिए रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो भी नाटो का मेंबर बने। ये आप लोग पूरी कंट्रीज़ के नाम भी देख सकते हैं, ये नाटो की कंट्रीज़ हैं। अब हम लोग नेक्स्ट बात कर लेते हैं सेकंड रीज़न के बारे में, यानी कि ब्लैक सी का क्या रीज़न है। ब्लैक सी जो है वो रसिया के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रीज़न माना जाता है, और यूक्रेन जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट कंट्री माना जाता है। यानी कि ये आप यूक्रेन देख सकते हैं, इसका बहुत ज़्यादा एरिया जो है वो ब्लैक सी से कनेक्ट होता है। और यहाँ पर आप सी ऑफ अजोव देख रहे हैं, तो रसिया जो है वो यहीं से जाकर ब्लैक सी में एंटर करता है। यानी कि उसके लिए ये जो सी है, सी ऑफ अजोव, और उसके बाद ब्लैक सी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि आप लोगों को याद होगा या फिर आप लोग जानते होंगे कि रसिया जो है उसका मोस्ट ऑफ द रीजन जो है वो नॉर्थ पोल में पड़ता है। इसी वजह से रसिया के जितने भी ज़्यादातर पोर्ट्स हैं वो बर्फ़ से जमे रहते हैं साल भर। लेकिन उसका जो ब्लैक सी के साइड पोर्ट है, यानी कि इस साइड उसके जो पोर्ट्स बने हुए हैं वो खुले रहते हैं। पता नहीं ऐसा मतलब ब्लैक सी जो है उसमें ऐसा कोई है कुछ वजह जिसकी वजह से यहाँ के जो उसके पोर्ट हैं वो जमते नहीं हैं। इसीलिए रसिया का दूसरे देशों के साथ, यानी कि यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, इसके अलावा जो सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ हैं इनके साथ व्यापार जो है वो ब्लैक सी वाले रीजन और सी ऑफ अजोव वाले रीजन से ही होता है। इसीलिए रसिया को इस बात का डर है कि अगर यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बन जाता है तो रसिया के लिए ये वाला जो रीज़न है वहाँ से व्यापार करना दूसरी कंट्रीज़ के साथ बहुत मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि ऐसा आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर ही यूक्रेन के साथ भी ये जो कंट्री है वो बॉर्डर शेयर करती है। यानी कि आप लोग ये अच्छे से देख सकते हैं, यूक्रेन जो है वो सी ऑफ अजोव बिल्कुल ही उसके बॉर्डर पर ही है। यानी कि रसिया को फिर यहीं से होकर गुजरना पड़ेगा। और जैसा मैंने अभी बताया, यूक्रेन नाटो का मेंबर बनने वाला है, तो इस वजह से रसिया अगर यहाँ से व्यापार करेगा तो यूक्रेन की वजह से उसको बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। यूक्रेन नाटो का मेंबर बन जाएगा तो जैसा मैंने अभी बताया, नाटो के अगर किसी भी एक मेंबर को कोई भी हाथ लगाता है तो उसके बाकी सारे मेंबर्स जो हैं वो युद्ध करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसी वजह से रसिया नहीं चाहता है कि यूक्रेन जो है वो नाटो का मेंबर बने, क्योंकि उसके लिए ये वाला जो रीज़न है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके लिए ये जो एरिया है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एरिया माने जाते हैं। अब तीसरे अगर हम रीज़न के बारे में बात करें तो वो मैंने आप लोगों को बताया, नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन। ये जो पाइपलाइन है ये मैंने अभी आपको बताया नॉर्ड स्ट्रीम 2, यानी कि यहाँ पर आप 2 पाइपलाइन देख रहे हैं। ये जो आप पर्पल कलर वाली पाइपलाइन देख रहे हैं ये नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन है, और जो ग्रीन कलर से आप देख रहे हैं ये नॉर्ड स्ट्रीम 1 पाइपलाइन है। ये दोनों पाइपलाइन रसिया के 2 रीजन से होकर गुजरती हैं, लेकिन ये दोनों ही पाइपलाइन जर्मनी से कनेक्ट करती हैं। यानी कि ये जो है वो गैस पाइपलाइन है जो रसिया को जर्मनी से कनेक्ट करती हैं, और रसिया के लिए ये पाइपलाइन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पाइपलाइन है। और ये वाली जो पाइपलाइन है वो भी इसी रीजन से होकर गुजरती हैं। आप लोग ये देख सकते हैं मैप में। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये आखिर रसिया के लिए इतनी महत्वपूर्ण पाइपलाइन क्यों है। ये इसलिए इतनी महत्वपूर्ण है क्योंकि ये बहुत ही सस्ती गैस पाइपलाइन है जो रसिया को मिल रही हैं। क्योंकि जैसा मैंने भी आपको बताया, रसिया के बाकी सारे जो पोर्ट हैं वो ज़्यादातर फ्रीज रहते हैं, इसलिए रसिया के लिए और कहीं से ये इतनी सस्ते में गैस पाइपलाइन अरेंज करना बहुत मुश्किल का काम था। उसको इतने सस्ते में यहाँ से गैस पाइपलाइन
पाइपलाइन मिली है, लेकिन यूक्रेन की वजह से उसकी जो ये गैस पाइपलाइन है वो भी अब जाती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि जर्मनी ने यूक्रेन के ऊपर रसिया का जो स्टैंड है उसको देखते हुए इस पाइपलाइन को अभी आगे बढ़ाने से मना कर दिया है। इसी वजह से रसिया जो है उसका डर और बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इस तरीके से रसिया को बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। इसी वजह से रसिया इस तरीके के स्टेप्स उठा रहा है। पर बाकी सारी कंट्रीज़ का कहना ये है कि रसिया शायद कुछ और भी स्टेप्स उठा सकता था। इस तरीके के स्टेप्स उठाने से जो है वो वर्ल्ड वॉर 3 जैसी सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। इसमें बाकी सारी कंट्रीज़ भी रोल प्ले कर सकती हैं। जैसे मैंने अभी आपको बताया, रसिया ने ये तो मना कर दिया है कि युद्ध में, यानी कि वॉर जो हो रहा है रसिया और यूक्रेन के बीच में, उसमें अगर कोई कंट्री इंटरफेयर करती है तो रसिया जो है वो न्यूक्लियर बॉम्ब का प्रयोग करेगा। लेकिन दूसरी कंट्री इस टाइम पर और क्या कर सकती हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकती हैं। तो उनके लिए जर्मनी जो है उसने एक अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि जिस तरीके से जर्मनी ने इनके बीच में जो पाइपलाइन थी उसको कैंसिल कर दिया है, यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा दिए हैं। तो इसी तरीके के स्टेप्स और भी और भी कंट्रीज़ ले सकती हैं। लेकिन इससे जो भी कंट्री इस तरीके के सैंक्शन लगाती है, यानी कि इकोनॉमिक सैंक्शन लगाती है, उनको भी नुकसान होता है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, ये अगर जर्मनी ने इस पाइपलाइन पर वो विराम लगाया है, यानी कि आगे बढ़ने से इसको रोका है, तो इसका असर जर्मनी की इकोनॉमी पर भी तो पड़ेगा। तो इसी तरीके से और कंट्रीज़ जो हैं उनको इस बात का डर है कि अगर वो रसिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएगा तो उनके देश की अर्थव्यवस्था पर भी तो असर पड़ेगा। तो इस तरीके की कौन सी कंट्री ऐसी होंगी जो इस तरीके से आगे बढ़कर आए कि वो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुँचाएँ और रसिया के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शन लगाएँ। तो आने वाले टाइम में देखेंगे कि ऐसा होता हुआ दिखाई देता है या नहीं। इसके लिए सबसे पहले जर्मनी ने ही स्टेप उठाया है। उसने अपनी नॉर्ड स्ट्रीम 2 पाइपलाइन जो रसिया और जर्मनी के बीच में है, उसको आगे बढ़ाने से अभी मना कर दिया है। तो इस तरीके से अगर हम इंडिया के रोल के बारे में बात करें इसमें, तो इंडिया का जो रोल है वो दोनों तरफ से खतरे वाला ही हम कह सकते हैं, क्योंकि इंडिया के जो रिलेशन है वो अमेरिका के साथ भी बहुत अच्छे हैं और इंडिया के रिलेशन जो है वो रसिया के साथ भी बहुत अच्छे हैं। इसमें आप लोगों ने देखा होगा कि जो अमेरिका है, यानी कि जो बाइडेन है, वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके से अगर इंडिया जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट करता है, यानी कि अमेरिका को सपोर्ट करता है, तो उसके रसिया के साथ जो अच्छे रिलेशन हैं वो ख़राब हो जाएंगे। इससे इंडिया को बहुत नुकसान होगा। और दूसरे तरफ अगर हम बात करें, अगर इंडिया रसिया को सपोर्ट करता है तो वो अमेरिका का शत्रु देश बन जाएगा, यानी कि फिर अमेरिका के साथ उसके जो अच्छे रिलेशन हैं वो रिलेशन ख़राब होंगे। तो इस तरीके से इंडिया जो है वो अभी तो उसने कोई भी स्टेप उठाने से मना कर दिया है, यानी कि इंडिया का कहना ये है कि ये रसिया और यूक्रेन के बीच की बात है, तो वो दोनों ही आपस में इसे सुलझाएं। इंडिया अभी किसी को भी सपोर्ट करने से मना कर रहा है। आने वाले टाइम में देखेंगे कि इंडिया क्या स्टेप उठाता है। हालांकि मेरा तो मानना यही है कि इंडिया जो है वो शायद किसी का भी साइड नहीं लेगा, वो शायद शांति की ही नीति अपनाएगा। बाकी तो आने वाले टाइम में आप लोगों को पता चल ही जाएगा कि क्या होगा। लेकिन इस तरीके से अगर हम कहें, जिस तरीके की सिचुएशन बनती जा रही है, इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वर्ल्ड वॉर 3 जो है वो हो सकता है आने वाले टाइम में, क्योंकि जिस तरीके से रसिया यूक्रेन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसी तरीके से फिर चाइना जो है वो ताइवान पर भी कब्जा करने की कोशिश करने लगेगा। क्योंकि अगर एक कोई एग्जाम्पल निकल कर आता है, फिर दूसरे भी लोग उसी तरीके के काम करना शुरू कर देते हैं। तो अगर इस तरीके से रसिया यूक्रेन पर ज़बरदस्ती कब्जा करेगा, उस पर युद्ध करेगा, आक्रमण करेगा, तो हो सकता है आने वाले टाइम में चाइना और ताइवान का जो इशू है वो भी हमें कुछ इसी तरीके का देखने को मिले। तो इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि शायद आने वाले टाइम में जो कंट्रीज़ हैं वो 2 खेमे में बट जाएं, जैसा कि पहले हुआ था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में और वर्ल्ड वॉर सेकंड में। उस टाइम आप लोगों को याद होगा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट में जो बीच में जो कंट्री थी, यानी कि वजह जो कंट्री थी वो ऑस्ट्रिया थी, और इस टाइम आप लोग देख रहे हैं कि यूक्रेन है। तो देखते हैं आने वाले टाइम में क्या होगा। तो आज की वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। आई होप आप लोगों को अब
रसिया और यूक्रेन के कॉन्फ्लिक्ट के बारे में आइडिया हो गया होगा, उनका रीज़न भी समझ में आ गया होगा। तो आज के वीडियो को हम बस इतना ही रखते हैं। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। मिलेंगे अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।